अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, वहाँ पे केस की हेयरिंग के सिलसिले में। तो जब मैं बार कैफेटेरिया में बैठा हुआ था और वहाँ मैं चाय पी रहा था कुछ वकला के साथ, तो बहुत हीटेड डिबेट्स हो रही थी और आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और मुझे लगा ये कि अब एक बड़ा डिवाइड सा क्रिएट होने लगा है खुद बार काउंसिल्स के अपने अंदर, कुछ वकला के दरमियान, कुछ शायद फाजिल जज साहिबान के दरमियान। और मुझे इसको समझने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी कि इससे हमारे जो कानूनी सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उसके ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा। मसलन मैं आपको बताऊं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो साबिक जजेस जनाब तारिक परवेज़ और खिलजी आरिफ हुसैन साहब को सुप्रीम कोर्ट में एक एक साल के लिए एड हॉक जजेस लगाने की सिफारिश कर दी है। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद दो एड हॉक जजेस लगाने की यानी सिफारिशात जो हैं वो भी आ गई हैं। कुछ नाकदीन का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी बहुत से फाजिल जज हैं जो एड हॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो हमेशा एक तलवार के नीचे होती है, क्योंकि अगर वो हुकूमत के मनपसंद फैसले ना करें तो कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि मैं कानून समझता नहीं हूँ, मैं आइन की जो पेचीदगियाँ हैं उनको समझता नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में और नीचे की अदालतों में अगर एक डिसेंट आ रहा है और बड़ा सीरियस डिसेंट आ रहा है कि जिसमें बार काउंसिल जो हैं वो खड़ी होने को जा रही हैं और उसके ऊपर वो एहतजाज करना चाह रही हैं, तो यकीनी तौर पे ये बहुत सीरियस इशू इस मुल्क में अब डेवलप हो रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली ज़फ़र, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के, बहुत भारी मार्जिन से अभी ये हाल ही में इलेक्शन जीत के आए हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में यासीन आज़ाद मलिक साहब, मेंबर है पाकिस्तान बार काउंसिल के, कराची स्टूडियो से आप ज्वाइन करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगी इंतहाई हमारी काबिल एहतराम वकील हैं मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और जनाब मोहम्मद एहसन भून साहब मेंबर है पाकिस्तान बार काउंसिल के, ये भी मुझे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब, मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या आपको, आपने इलेक्शन जीतते ही खप डाल दी है? नहीं, खप नहीं डाली। एक्चुअली आप देखें, यानी एक कुछ लोगों पे आपका इलेक्शन जीतना नागवार गुजरा, ऊपर से आप ये कर रहे हैं। एक्चुअली देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के मुताबिक 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। आइन में एक शिक है जो कहती है कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसमें एडिशनल जजेस आप ला सकते हैं, उन जजेस में से जो पिछले 3 साल में रिटायर हुए हों। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। बार का कहना यह, और बड़े अरसे से हम ये कह रहे हैं कि आप एडिशनल एड हॉक जजेस ना लगाएं क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के ख़िलाफ़ है। जैसा आपने फरमाया, वो आते हैं, अपनी एक पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज़ बड़ी है, किसी को मनपसंद जज अपना ले, पास्ट में ये हुआ भी है कि वो अपना मनपसंद जज अपॉइंट कर लें एडिशनल जजेस के तौर पे। तो बार ने कहा है कि अगर ये प्रॉब्लम है, आपको कोई इमरजेंसी है, तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढें। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको ये इमरजेंसी है कि आपने केसेस मुकाने हैं, केसेस ख़त्म करने हैं, बहुत बैकलॉग है, तो आप जो है लेंथ अपनी जो है तादाद ज़्यादा कर लें। आप 17 के बजाय आप 19 जजेस कर लें, आप 20 कर लें, जो हम तैयार हैं जाने के लिए पार्लियामेंट। सो अब हमने फैसला ये किया है कि हम पार्लियामेंट में इसको लेके जाएंगे और पार्लियामेंट में इसको हम कहेंगे कि आप आइनी तरमीम लेके आएँ और उसमें ये एड हॉक का सिस्टम ही ख़त्म कर दें सिरे से। हमारे साथ हैं, आपसे सीनियर हैं, हमारी भी सीनियर हैं, बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा। मैं ज़रा उनसे पूछूं। आसमा बीबी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आसमा बहन, ये बताएं कि इसमें इशू क्या है अगर एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जाते हैं तो? देखें, बात यूं है कि ये एड हॉक जजेस का जो आइन के अंदर है रखा हुआ, ये एक बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन में है। कोई ऐसे हालात हो जाएं कि 17 जज पूरे हों और कोई एकदम स्पेट ऑफ लिटिगेशन आ जाए तो आपको मजबूरन उनको रखना पड़े, तो ये उस हालात के मुताबिक है। मगर यहाँ पे तो ये रूटीन बन गई थी। और आपको याद होगा कि पहले जब ये रूटीन बनी थी, मैं उस वक्त सदर थी सुप्रीम कोर्ट बार की, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ जस्टिस रमदे का, मुझे कोई उनसे जाती तौर पे बल्कि कोई भी रंजिश नहीं है, बल्कि मैं उनसे जाती तौर पे बड़ी कुर्बत रखती हूँ। मगर क्योंकि ये एक असूल का मसला था, तो हमने बड़ी जद्दोजहद करके इस सिस्टम को खत्म किया।
क्योंकि ये जजों को रिसाइकल करना ये अच्छी चीज नहीं है। एक जज रिटायर हो जाता है तो रिटायर रहे, और फिर जो जज रिटायर होता है एक सीनियरिटी पे, वो आके सबसे जूनियर मोस्ट जज बैठता है। ये तो उसके लिए भी बड़ी इनडिग्निफाइड चीज है। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो 17 जज नहीं पूरे हुए। पहले आप 17 जज पूरे कर लें, फिर हम एड हॉक जजेस की बात करेंगे। तीसरी बात यह है मुबशर कि अगर ये कहते हैं कि यहाँ पे बड़ा बैकलॉग है, तो भाई ये 2 साहब तो पहले भी रह के गए थे, तो तब ना बैकलॉग कर सके, तो रिटायरमेंट के बाद क्या इनकी कोई जबरदस्त एनर्जी आ गई कि हॉर्लिक्स खा के आए हुए कि ये अब एकदम ये जो है कि ये फटाफट निपटाएंगे केसेस। हम ये समझते हैं कि अगर आपको, और ये जो बैकलॉग का किस्सा है, ये आपको जरूरत है 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, कम से कम 4-5 साल के लिए। इसलिए आप 17 से 19 करें जज। वो ये नहीं करते कि वो अपनी उंगलियों पे गिनते हैं कौन सीनियर, कौन चीफ जस्टिस, कौन कितने साल, कौन किसका ये। अरे भाई ये कोई तरीका तो नहीं है ना, अपने लिए तो नहीं देखना। हमारा मुल्क जो है आपके लिए नहीं है, आप मुल्क के लिए हैं। ट्रू। और फिर आप देखें कि ये बात कुछ हद तक उनकी दुरुस्त है जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का भी शायद दिल में हो और बाकियों के भी हो, कि हमारे हाई कोर्ट में जजेस हैं वो बड़े रॉ नए हैं, उनको एकदम सुप्रीम कोर्ट में कैसे लाया जाए। तो ये हमारा करना तो नहीं था, ये आपका करना था। आपने 100+ जजेस को फारिग कर दिया और आपने अपने मन घड़त जज रख लिए। तो चले, अच्छी बात है, हम उनसे भी गुजारा कर लेंगे, हमने तो बड़े बड़ों से गुजारा किया है। मगर आइन आपको ये भी इजाजत देता है कि आप डायरेक्टली बार में से जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, बार के मेंबर से। मैं आपको वाकईतन पब्लिकली 20-25 ऐसे वकीलों का नाम दे सकती हूँ जिनके मुतालिक कोई बंदा, बार के कई ग्रुप्स होते हैं, कोई ग्रुप उनके खिलाफ ये बात नहीं कहेगा कि ये इस काबिल नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके। तो आप उनको ले आइए। और फिर लुत्फ की बात यह है कि उनको आपको पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी, तो मुल्क को भी नुकसान नहीं होगा। अब आप वही घिसे पिटे जज लाएंगे और फिर वो पेंशन भी लेंगे, फिर वो एक अपनी तनख्वाह भी लेंगे। और माजरत के साथ, मेरा कोई किसी के साथ पर्सनल इख्तलाफ नहीं है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, मगर एक साहब अगर चीफ मिनिस्टर रहे हो एक प्रोविंस के और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पे हो, उनको आप कैसे ला सकते हैं? दूसरी बात यह है कि रोज हम सुनते हैं अदालत में कि जनाब ये चीफ मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दे दी, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दे दी, वो तो बहुत बुरा किया। तो आप अपने जजों को एक्सटेंशन देते रहें, और वो कि आपने कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा, या तो आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हो कि बहुत बड़ा मार्का मारा हो, कोई दुराब पटेल हो या कुछ हो, आप तो उन जजों को एक्सटेंशन दे रहे हैं जो कि आम जज रहे हैं और उसके बाद भी नौकरियां ढूंढते रहे हैं। तो मैं तो इस चीज को अच्छा नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ तो हमारी अदलिया की वकार को बुलंद नहीं करेगा, कम ही करेगा। आसमा जी, अली जफर साहब भी मेरे साथ हैं। अली साहब, मुझे ये बताएं कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अल जहाद ट्रस्ट केस में ये रूलिंग आ चुकी है कि एड हॉक जजेस नहीं आएंगे। इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर तो ये आ चुकी है सही है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अभी कह रहे थे मुझे वकालत नहीं पता, कानून नहीं पता, आपने तो जजमेंट भी बता दी उसकी। वो आपके साथ बड़ी बार खड़ा होना पड़ा ना जी मुझे। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, अल जहाद ट्रस्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि मेरा ख्याल है प्रिंसिपली और लॉजिकली, और जो हम बात करते रहे हैं बड़े अरसे से, बार्स कह रही हैं, ये बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की हम हर जगह बात करते हैं। ये एक ऐसी शिक है कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे आइन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। क्योंकि इसमें आप देखें कि 2, 3, 4 जो भी आप हैं जजेस आके रिटायरमेंट से निकल के आते हैं, उनको एक तरह आप अपॉइंट करते हैं ओनली फॉर अ टेम्पररी बेसिस। तो उनमें आज़ादी जो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको, जज आपने फैसले करने, वो उसका तासुर नहीं मिलता। आसमा जी, एक मैंने, अगर आप इजाजत दें तो मैंने एक जरा मुश्किल सवाल आपसे करना है।
आपने कभी आसान सवाल भी किया? नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा मेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि बहुत अदब के साथ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं कोई कंटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा, मैं किसी की ज़ात पे नहीं बात करना चाह रहा, कि मैंने देखा है कुछ वकला जो हैं वो जज साहिबान के करीब होना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उनको लगता है कि शायद उनको मदद मिलेगी अपने अपने केसेस में। तो मुझे ये लगता है कि जब आप लोग ये मूवमेंट चलाएंगे तो शायद पूरी वकला बरादरी आपके साथ ना खड़ी हो, क्योंकि जो समझेंगे कि ये टाइम है, हम इस वक्त पूरे बेंच के अपने साथ कर सकते हैं और उनकी गुड बुक्स में आ सकते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, उस सूरत में तो हमेशा होता है। जो इतनी बड़ी पॉपुलर लॉयर्स मूवमेंट चली, तब भी ऐसे वकला थे जो हमारे साथ नहीं चले। मगर आम बार का जो मेंबर है, जिसको मैं एक इंटेग्रिटी वाला फ्लोटिंग वोट समझती हूँ, वो अपनी इंटेग्रिटी पे कायम है। मैं आपको ये दावे से कहती हूँ कि हमारे बार के मेंबरान ने हमेशा जब कलेक्टिव एक्शन किया है और कलेक्टिव सोच दी है, वो हमेशा वो दी है जो कि मुल्क के मुफाद में और रूल ऑफ लॉ और अदलिया के मुफाद में हो। हम इस अदलिया के इसलिए हक में हैं मुबश्शिर साहब, ये भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने बहुत बुरे वक्त देखे। जो इफ्तिखार चौधरी का हमने फैशिज्म देखा, जो हमने उसके बाद अपना ख्वाजा साहब का एक दौर 25 दिन का या 23 दिन का देखा, वो तो ऐसा था कि जैसे हम पता नहीं 4 नंबर बस में बैठे। तो इसलिए हम समझते हैं कि नहीं, हम इस अदलिया के साथ हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं, मगर इसके साथ साथ बार का ये रोल है, सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी बार का रोल है। अगर हम ये नहीं करेंगे और हमें बार ने कभी लीडर बनाया था या कभी कोई इज्जत दी थी, ये हमारे पर लाजिम है कि हम अपनी आवाज उठाएं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो वकील अदलिया के करीब होना चाहते हैं ना, ये मोमेंटरीली चीज है। जिस वकील का वकार होता है ना, वो अच्छा केस जीतता है और बुरा केस हारता है, और यही होना चाहिए। अब देखें ना, बात ये आसमा बीबी के, चाहे वो इरफान कादर साहब हों, चाहे वो अली जफर हो, मैं बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, ये वकला तो अपने अपने लाइसेंस सस्पेंड कराते रहते हैं अपना वकार बुलंद करने के चक्रों में। देखें, वो एक ही जज साहब थे ना जी, बाकी किसने? देखें, हमने भी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां एक तरीके से की हुई है, और उसके बावजूद हम अदलिया के साथ खड़े होते रहेंगे और हुए हैं। हमारा तो किसी ने लाइसेंस नहीं जब्त किया। मगर मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं, कौम ने बहुत दौर देखे, हमने अपने दौर देखे हैं। बार में हमने जिस चीज से गुजारा किया है, मैं तो ये कहती हूँ, हमेशा ये मुशाबत देती हूँ, क्योंकि मैं तो केस करती हूँ ज्यादातर, बहुत अरसा मैंने किया। पहले फैमिली केसेस थी, तो वो जब औरत आती थी वो कहती थी मेरा खामन यूं है वो, मैं कहती हूँ बीबी टाइम पास कर, तो टाइम पास करते हैं। आर्टिकल 182 के तहत, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आर्टिकल 182 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट एडिशनल जजेस अपॉइंट कर सकता है। जी बिल्कुल। अब आप उस पे क्यों एतराज करना चाह रहे हैं? मैंने वही शुरू इसी तरह किया था कि आईनी तौर पे एक है तरमीम, एक अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये एडिशनल जजेस ला सकते हैं, लेकिन उसका फिलॉसफी ये है कि सपोजिंग 17 जजेस हैं, उनमें से 2 जजेस बीमार हो गए खुदा न खास्ता, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि आप एड हॉक जजेस लेके आए। वो एड हॉक नहीं, एडिशनल की बात कर रहे हैं। वो एडिशनल एडिशनल जजेस जी अपॉइंटमेंट जो है वो, ये थियरी ये है आइन के मेरे मुताबिक इमरजेंसी सिचुएशन में कवर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ इस बार ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है वो ये है कि चूंकि बैकलॉग इतना है, इसलिए हम 2 जजेस एडिशनल कर लें ताकि हमारी स्ट्रेंथ 19 हो जाए। मैं कहता हूँ अगर ये प्रॉब्लम है हमें कि बहुत सारी बैकलॉग है, तो इसकी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचें। इसकी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यानी आपने ऑपरेशन करना है तो आप उसकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग फिलॉसफी। आसमा बीबी, बात यह है कि हम देखते हैं कि रफली मोर और लेस 35 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। दोनों पार्टीज कई केसेस में वफात पा चुकी हैं, और वो यानी लोअर कोर्ट से लेके सुपीरियर कोर्ट्स तक बेचारे धक्के खा रहे हैं लवाहिकीन जो हैं। कि हमें तो जजेस की तादाद, एक आम आदमी को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को निपटाया जाए।
तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, आप बिल्कुल मुबशर सही कह रहे हैं। सिर्फ जजेस की तादाद ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर जजेस की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उनका ये मादा भी होना चाहिए कि वो डिसीजन ले। आप जज क्यों बनाते हैं? मुझे क्यों नहीं जज बनाया? क्योंकि मैं इनडिसाइसिव का इंसान हूँ। एक डिसाइसिव चीज होनी चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ पे ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे। अरे भाई, एक दफा फैसला करो चीज का। वो फैसला अगर करेंगे भी तो ऐसा होगा कि वो उसमें भी कोई रह जाएगी चीज। तो पहले तो मल्टीपल सूट्स को बचने से लिए मेरा ख्याल है ये एक रोल है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अहम रोल है कि ये एक एपिक्स कोर्ट है, वो चीजों को क्लिंच करे। क्लिंच करने के बजाय ऊपर नीचे ना चीजों को करे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं माजी में जिनके साथ लोगों के साथ जुल्म एक खत्म हो चुका है। तो हमारे जजेस क्यों घबराते हैं रिव्यू से? फिर रिव्यू में आप देखें आप के अगर वही वकील नहीं है तो इस तरह होता है कि जैसे कि पता नहीं निजाम अदलिया खराब हो जाएगा अगर दूसरा वकील आ जाए। भाई, वकील है, वो कोई मोची नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो वकील है। तो आपको इतना क्या इसके ऊपर इतना रिजिड होने की जरूरत है? थोड़ी सी इसके अंदर डिस्कशन की जरूरत है ताकि चीजें खुले। मगर ये सिर्फ जजेस बढ़ाने से नहीं होगा, जजेस की कैपेसिटी भी जरूरत है और वो बहुत जरूरत है। देखें, आप हाई कोर्ट में जो पहले कभी मैंने नहीं देखा इतने साल कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ रिट हो रही है। ये आप किसी से पूछ लें, जो लॉ कॉलेज से बच्चा भी बाहर निकलता है उसको भी पता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ रिट सिर्फ जब किसी ने हफ्ते बेजा में किसी को रखा हो सकती। तो आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ कैसे रिट कर रही? वो भी हो रही है। भाई, हम वकीलों को तो फायदा है, माफ कीजिएगा, जितने जजेस नालायक होंगे हम तो उतने अमीर होंगे। मगर ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, लिटिगेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जरूरी चीज है कि हमें बड़ा सोच विचार के ये लेने हैं जजेस, क्योंकि आइंदा जाके ये वो 17 लोग बनेंगे जो मुल्क की डेस्टिनी करेंगे। ये वो लोग होंगे जिनको हम कहते हैं सीजर्स वाइफ। 62-63 कॉन्स्टिट्यूशन तो अलहदा रहा, ये तो 62-63 से भी अब होने चाहिए, इंटेलेक्चुअली भी अब होने चाहिए। क्या ऐसा है? मैं आपसे पूछती हूँ। मैं एक बात जरूर जानता हूँ और मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आसमा जहांगीर साहिबा से हमारा सियासी इख्तलाफ हो सकता है, किसी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, हो नहीं सकता है, लेकिन मेरा तो है कुछ बातों पे, लेकिन मैं एक बात पे बहुत इनकी कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो ये कि जब ये सुप्रीम कोर्ट बार की सदर थी तो इन्होंने उस साल केसेस नहीं पकड़े कोई भी, ताकि ये लोगों को ना लगे कि ये अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके केसेस का फैसला करवा रही हैं। सो हर कंट्रीब्यूशन टू दिस field of judiciary and bar is tremendous. Absolutely, no question about it. Her contribution to integrity जो है as a lawyer that is above suspicion. Integrity तो हमारी सब कुछ होती है. That is what we fight. That is the cause that we fight for. तो बड़ा इनकी कंट्रीब्यूशन तो सोसाइटी की तरफ भी बहुत है, बार की तरफ भी बहुत है, इसमें कोई शक ही नहीं। आसमा जहांगीर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। अली जफर साहब हमारे साथ हैं, यासीन आजाद मलिक साहब ने हमें कराची में ज्वाइन किया और एहसन बून हमें जो है अभी ज्वाइन करें चंद लम्हों में एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन वकला को क्या एतराज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एड हॉक जजेस अपॉइंट करता है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आइन और एड हॉक जजेस, आइन का आर्टिकल 182 एड हॉक जजेस की तैनाती का तरीका बताता है और वो कहता है कि आर्टिकल के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 157A के बताए तरीके के मुताबिक जुडिशल कमीशन से मुशावरत के बाद और सदर पाकिस्तान की इजाजत से किसी ऐसे शख्स को जो 3 साल पहले तक जज रहा हो इसकी तैनाती की दरखास्त कर सकते हैं, या सदर की मंजूरी से और किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी से अदालत के किसी जज को जो अदालत का जज मुकर्रर किए जाने का अहल हो हुक्म दे सकते हैं कि वो एड हॉक जज की हैसियत से काम करे जब तक
अदालत चाहे, अब एम्बिग्विटी क्या है? एम्बिग्विटी कोई नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आइन में है ये, और आइन में ये लिखा है कि आप इमरजेंसी के तौर पे, वो आप चीज़ मिस कर गए कि इमरजेंसी अगर हो, अगर कोई उसकी बहुत ज़रूरत हो, कोई वजह हो, तो वो कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आइन की शिक है, नो सॉरी, मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। इफ एट एनी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वांट ऑफ कोरम ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट or for any other reason, it is necessary. Any other reason, it is necessary. It is necessary to increase temporarily हाँ. the number of judges of the Supreme Court, the Chief Justice of Pakistan, in consultation with the Judicial Commission, as provided in Clause 2 of Article 175A, may in writing. ये जो लफ्ज़ है ना, if necessary, any other reason if necessary, उसको हम जो इंटरप्रेट करते हैं वो ये है कि अगर वो ज़रूरत पड़े, जहाँ आपको इमरजेंसी हो, फॉर एग्जांपल आपके 17 जज हैं, जैसा मैंने कहा 2 नहीं आ सकते किसी वजह से, तो 15 रह जाते हैं, तो आप टेम्परेरीली 2 एडिशनल ये जजेस ले आएँ ताकि वो 17 बन जाए। ये उस किस्म की सिचुएशन में है। देखा ना, मसलन जस्टिस एजाज चौधरी साहब भी रिटायर हो रहे हैं, मेरे ख्याल 12 तारीख को या 13 तारीख को हो रहे हैं, तो कोरम तो पूरा नहीं है ना? नहीं, लेकिन वो तो फिर अपॉइंट करना पड़ेगा ना नया। वो तो कोरम तो पूरा होना चाहिए, वो तो कोरम को पूरा करने के लिए नहीं है ये ओके प्रोविजन। ये 17 अगर जजेस हैं तो 17 तो होने ही होने हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट है फॉर एनी अदर रीजन, नहीं, इफ नेसेसरी भी पड़ेगा। इफ नेसेसरी, ये एम्बिगुअस क्यों है? यही कि आपकी इंटरप्रिटेशन और मेरी इंटरप्रिटेशन में फर्क क्यों आ रहा है? इसी वजह से हमने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट जा रहे हैं और पार्लियामेंट को कहेंगे, हर इनफैक्ट पार्टी के साथ हम रुजू करेंगे कि ये जो है शिक, इसको चेंज किया जाए और इसमें ये डिलीट कर दिया जाए। अगर बहुत ज़रूरत है तो लॉ के ज़रिए 17 से 19 जजेस कर लें, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? देखें, आफ्टर ऑल आप देखें, इंडिया में भी 25 हैं, हालांकि हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन तादाद में वहाँ 25 जजेस हैं जो अपना कोरम बनाते हैं। यूएसए में इतनी स्टेट्स हैं, वहाँ 9 जजेस हैं। यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लॉयर्स को प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है। मसलन मैं देखता हूँ कि कई केसेस हैं, मैंने देखी हैं, अब मैं खुदा न खास्ता कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसमें देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना मेमोरेंडम है, प्रेस्क्राइब्ड है, द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द जजेस, उसमें आर्टिकल 4 की एक आधी बारी शायद वायलेशन मैंने देखी है और लोगों ने मुझे और चीज़ों की वायलेशन बताई है। उस पर तो नहीं आप लोग बोलते, जो कि क्लियर एक डिसेंट है। इस पे आप जस्ट इट इज नेसेसरी पे ऊपर आप अब उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, हमारा स्टैंड प्रिंसिपल्ड है। हम कहते हैं कि जो ये इस तरह जजेस अपॉइंट करें, ये एक आपकी जो आज़ादी, हम कहते हैं एक जज आज़ाद होना चाहिए, वो बैठ के बिल्कुल फैसला करे विदाउट फेयर और फेवर एंड बिल्कुल वो एक बैठे मजबूत तरीके से कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला करे। वो हमारे ख्याल के मुताबिक ये वाला जज नहीं हो सकता जिसको आप टेम्परेरी रिटायरमेंट से निकाल के लाते हैं। मोहम्मद एहसन बून साहब मेंबर है पाकिस्तान बार काउंसिल के, आपने हमें ज्वाइन किया है। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी, और अभी आपसे पहले आसमा जहांगीर साहिबा हमारे साथ थी, और वो ये हो रही थी कि एडहॉक जजेस जो 2 अपॉइंट करने का अहकामनामा आया है, हुक्मनामा आया है, और मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए कहा गया है, उसमें क्यों चंद लोगों को मसला हो रहा है? मैं ये समझता हूँ मुबशर साहब जी, ये चंद लोगों का मसला नहीं है जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस पे बार काउंसिल का बड़ा एक क्लियर कट स्टैंड है कि ये अपने मनपसंद के लोगों को फ्लैंक करके उसके बाद अकॉर्डिंगली फैसले लिए जाते हैं। ये बात की जाती है कि आर्टिकल 182 मौजूद है। बात यह है कि किसी भी आईनी प्रोविजन का या किसी कानून का उस वक्त पता चलता है जब वो मिसयूज होता है। आपने देखा कि पिछले दौर में इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी मर्जी के जिन अहमद मिर्जा साहब वो चुप करके बैठे रहते थे, साथ जो चौधरी साहब करते थे हो जाते थे। इसी तरह उन्होंने कोर्ट को मैनेज करने के लिए हमारे मोहतरम रमदे साहब को लिया। रमदे साहब के हवाले से जब हमारी आई, हमारा उनसे बड़ा अदब का रिश्ता है और हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी और पाकिस्तान बार काउंसिल में ये यूनानिमस रेजोल्यूशन आया।
अब बात यह है कि अब एक तारिक परवेज साहब है, ही वाज ए फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ऑफ केपी के, और उनके जो इंतखाब करवाए वो भी ही वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। सिमिलर वाज द सिचुएशन विद रिगार्ड टू खिलजी आरिफ साहब। अब वो 2 महीने पहले आप उनको लगाते हैं वो डीजी जो है जुडिशल अकेडमी, और आज 2 महीने बाद लगा देते हैं। आप कहते हैं जी वो जज नहीं लगना चाहते थे, डीजी अकेडमी लग गए। देखिए ये चीजें होती हैं जब आप पूरे के पूरे अदारे को एक खास हिम्मत में खींचना चाह रहे हैं। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये प्रोविजंस जो है ये आइन में खत्म होनी चाहिए, ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ जिनका पर्पस ब्लैकमेलिंग, अपने मर्जी के बंदों को निकालना, लग जाना। आपने देखा ये पहले हम 175A के हवाले से बात करते थे कि ये अमेंड होना चाहिए, और जब उसका हमने असर देखा तो वो एक कंसोर्शियम बन गया ऑनरेबल जजेस का। वो अंदर बैठ के जो फैसला करते हैं बाद में कहते हैं जी ये मेजॉरिटी से हो गया, वहां बाहर के नुमाइंदे की तो होती ही नहीं है बात। अब गुजारिश ये है कि अगर ऐसी प्रोविजन जो है वो इस तरह यूज होती रहेंगी तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरे अदारे के लिए हम कभी नहीं चाहते कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सुपीरियर जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो। एहसन साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि इसमें एहसन साहब सॉरी कता कलामी हो रही है, यानी मुझे आपकी बात से ये समझ आ रही है कि 2 पर्टिकुलर जो नामजद लोग हैं, जजेस हैं, उनकी नामजदगी पे आपको एतराज है, आपको कानून के इस्तेमाल पे अभी तक एतराज नहीं। यानी अगर उनकी जगह फर्ज करें कोई 2 और अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो फिर शायद आप एतराज ना करें अगर वो चीफ मिनिस्टर पहले नहीं है या गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। मैं इस हवाले से अर्ज करूंगा जी, आपने काम का बोझ हल्का करना है। आप क्यों नहीं 2 इंडिपेंडेंट जो सीनियर वकील जो हैं, वो आप समझते हैं क्या अब 20,000 जो वकील है या 10,000 वकील है, या आप सुप्रीम कोर्ट के 3,000 वकीलों में से यही अगर जजेस आपको मिल जाते हैं हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए, तो आपको 2 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए नहीं मिलते। आपको ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुकद्दस गाय और दूसरों को सिर्फ चोर समझने से आप समझेंगे कि ये बातें सारी जो हैं वो वकील सारे चोर हैं। नहीं, उन्हीं वकला में से ये तमाम ऑनरेबल जजेस हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने लेना है तो वो वहां वकला, सीनियर वकला में से ले लें, चूंकि आइन की तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी जो जिसकी रिक्वायरमेंट बनती है उसको ले लें। तो अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, जिस अली जफर साहब ने आपसे पहले कहा कि आप लोग पार्लियामेंट को अप्रोच करेंगे ताकि इसमें तरमीम की जा सके इस कानून में, इज दैट राइट? मैं ये समझता हूं कि अली जफर ने जो स्टैंड लिया है, अली जफर हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लीडर है, प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान बार काउंसिल की मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हूं, आजम तारड़ साहब वाइस चेयरमैन है। वी आर ऑल ऑन बोर्ड on this issue and we are unanimous on this issue and whatever the decision will be taken we will abide by that and we will stand by। अच्छा, आज मेरी बात हो रही थी सिंध हाई कोर्ट बार के कुछ ओहदेदारों से, तो वो भी बाय द वे आपके साथ एग्री करते हैं और बड़ी स्ट्रांगली एग्री करते हैं, लेकिन उनको डर ये है कि काफी वकील आपके स्टैंड में साथ नहीं देंगे। मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल ये उनकी मिसकंसेप्शन है। पूरे पाकिस्तान का कोई एक नुमाइंदा जो है आप अदरवाइज खड़ा कर दें, वो नहीं इस बात को मानेगा। वजह यह है कि एक प्रिंसिपल स्टैंड आज तक इस पे डाइसेंटिंग इशू नहीं आया, डाइसेंटिंग नोट नहीं है इस जो हम बात कर रहे हैं। देखिए, बार का एक अपना प्रिंसिपल स्टैंड होता है, आप अपनी मर्जी के जजेस लगाने। इसी तरह हमारा पहले ये स्टैंड था कि ये पॉलिटिशियन अपनी अपनी गवर्नमेंट आती है, ये अपने अपने हिस्से बखरे कर लेते हैं जी, ये मेरा, ये दूसरे का, तीसरे का। हमने उस निजाम की तब्दीली की बात की, वो उससे भी ज्यादा आगे काम चला गया। नाउ वी आर आस्किंग कि इससे तो बेहतर वही था, इसलिए कि कम से कम उसमें मुख्तलिफ लोगों की आरा तो मौजूद होती थी। अब इसमें एक चीजों को मोनोपोलाइज कर दिया गया। अली जफर साहब, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आउट ऑफ, मैं आपको पता बाज नहीं मैंने रहना, मुझे इसी चीज के लिए मुझे रोज अदालतों में खड़ा भी होना पड़ता है कि अगर कहीं पे जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का नाम आ जाए एड हॉक जज के लिए, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा?
देखिए, मेरा जिस तरह भून साहब ने भी कहा, आसमा बीबी ने भी कहा, हमारा स्टांस किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। हमारा स्टांस प्रिंसिपल स्टांस है, कोई भी नहीं होना चाहिए। ये जो शिक है, यही यानी ख्वाजा साहब घर में रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। ख्वाजा साहब तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए on a lighter note, okay. लेकिन he will not take it lightly, I can assure you. हम कहते हैं कि बिल्कुल कोई नहीं आना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए हम पार्लियामेंट में जाएंगे और आप देखेंगे कि पार्लियामेंट इंशाल्लाह ये तरमीम करेगी। आपको क्या 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए? और हम इसीलिए मैंने कहा हर पार्टी को रुजू करेंगे, बिकॉज ये उनको हमने एक्सप्लेन करना है कि इसमें कितनी अब्यूज की पॉसिबिलिटी है और ये क्यों। आप लोगों के आपस में इतने डिफरेंसेस हैं। अभी मसलन आपके इलेक्शंस खत्म हुए हैं, एक हामिद खान ग्रुप है जो आपको अपोज कर रहा है, तो दूसरा एक ग्रुप है, तो वो तो सिर्फ आपकी डिमांड को नीचा करने के लिए पार्लियामेंट में आपके साथ अपनी पार्टियों को नहीं करने देंगे। नहीं, महल वकीलों में एक जो खूबसूरत बात है ना जी, वो प्रिंसिपल पे हम सारे एक हो जाते हैं। हमारा मसला होता है जब हम इलेक्शन लड़ रहे हो, हम राइवल भी होते हैं, हम आपस में शायद एक दूसरे को कंटेस्ट करते हैं, बड़ा सीरियस कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन जब एक बार इलेक्शन हो जाए, फिर आई एम द लीडर ऑफ द बार राइट नाउ फॉर द सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह बार काउंसिल में जो इलेक्ट हो जाए वो लीडर होता है। और हमने फिर अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर हमने कभी नहीं ये कहा कि जी हम इस ग्रुप को इसलिए नहीं सपोर्ट करना क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का है। नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोफेशन, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो अली जफर साहब ने बात की और आपने की मेरे भाई ने, पार्लियामेंट जो है, इससे मौजूदा हालात में मुझे कुछ तवक्को नहीं है ये को काम करेंगे। इसलिए कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको इन्होंने रिडंडेंट करार दे दिया है। ये पार्लियामेंट में कोई फोर्स होती तो अपनी उस पार्लियामानी कमेटी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है उसकी इज्जत को बहाल कर लेते। अब गुजारिश ये है कि ये तो सारा का सारा जो है ना वो नूरा कुश्ती पे लगे हुए हैं। गवर्नमेंट दे वांट टू गेट डिसीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, दूसरी तरफ से इसी तरह लेयर दे के पे ये करते रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये पार्लियामानी कमेटी जो है ना, इसको ये अगर पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ बात है सॉवरेनिटी की, तो ये इस पार्लियामेंट्री कमेटी को इफेक्टिव बना ले। एहसन साहब, मैं प्रॉब्लम यह है कि आज भी मैं कंटेम्प्ट की एक प्रोसीडिंग भुगत के आ रहा हूँ, इसलिए मैं अपने सवाल में बड़ा केयरफुल हूँ। मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे वहां पे जाके यानी कोई बात करनी पड़े, शर्मिंदगी हो। लेकिन एक सवाल जरूर है माजरत के साथ, क्योंकि बहरहाल आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एज वेल एंड आई एम अ टैक्स पेयर, तो मेरा राइट भी है सवाल करने का। और वो ये मैं देखता हूँ कि या तो बहुत लंबे लंबे अरसे जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वापस में मिलती ही नहीं है, और जब कोई जजेस होते हैं कि जो अगर आपकी तबीयत के बरखिलाफ को फैसले दे दें तो आप फौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके नाम आ जाते हैं और रेफरेंसेस खुल जाते हैं। तो ये भी तो विक्टिमाइजेशन है ना, इसके ऊपर क्यों नहीं बार काउंसिल्स बोलती? कि बार काउंसिल ने हमेशा, मैं आपको मुबशर साहब कहूं, बार काउंसिल में हमने ये कहा है कि आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं कि अपनी पसंद नापसंद के और दूसरा मैं आपको एक और अर्ज करूं, ये मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं, हमारा ये हमेशा टाइम एंड अगेन ये बार काउंसिल के फोरम से डिमांड रहा है कि ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स को नीचे के जजेस के खिलाफ कोई स्टिकर नहीं पास करना चाहिए। वो जज उस अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठता है जो नीचे बैठे हुए उसे कोई काम नहीं करने देता। जब ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट जो है हमारी एपेक्स कोर्ट से या दूसरी किसी कोर्ट से जब स्टिकर आ जाता है तो नीचे का वो मॉरल अथॉरिटी उसको कोई काम नहीं करने देता। जब कोर्ट में जुमले कसते हैं वकला या लिटिगेंट, तो वो कम जो वो रिफ्लेक्ट करता है वो अपने उससे कॉम्प्रोमाइज होती है अदारे का इज्जत और तौकीर। राइट, एहसन बून साहब मेरे साथ रहिएगा, आप भी, मैं आता हूं आपके तरफ, अली जफर भी मेरे साथ हैं, एहसन बून साहब, एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। क्या कह रहे थे जी आप ब्रेक से मैं कह रहा था कि मैं पर्सनली अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड के बिल्कुल हक में हूँ। आई थिंक ये जो हम बड़ी देर का कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशंस को एक्टिवेट नहीं किया जा रहा, वाई समबडी ए सेक्रेट काउ, ये बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में आई है बिल्कुल, तो ये मैं आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि नहीं, आप उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकते? मेरा सिर्फ ये कहना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप कह सकते हैं अंडर द
अंडर सर्टेन प्रोसीजर। नहीं, हम जजमेंट के ऊपर डिसेंट नोट दे सकते हैं या डिसेंट कर सकते हैं, उनको हम और कुछ नहीं कह सकते, बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, लेकिन जो रेफरेंस की डिसीजंस नहीं हो रही थी जजेस के खिलाफ, मैं कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि एक साफ शफाफ एटमोसफेयर हो। वाई शुड द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो क्यों ना रेफरेंस पे डिसाइड करे? हम सिर्फ कहते हैं कि इसकी डिसीजन होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, साफ शफाफ, उसमें फेयर ट्रायल के जरिए आप फैसला करें। काउंसिल का मिले ही ना, पहले 3-3 साल ना मिले, अब तो फिर अब सडनली 6 लोगों को पकड़ के बीच में आप रगड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर आइदर। नहीं, दैट इज फेयर बिकॉज हम कहते हैं, हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि इसको एक्टिवेट करें। अगर एक्टिवेट कर लिया है तो वी शुड सपोर्ट दैट प्रोसेस। यासीन आजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, और इन्होंने जब नहीं किया उन्होंने हमें, मुझे पता। एहसन बून साहब अभी तक मेरे साथ हैं। एहसन साहब, आपने सुना इनका कि क्या कह रहे हैं अली जफर, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी? मैं इस पे अली जफर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूंगा, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड ही होनी चाहिए, और ये सारी बातें जो कह रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में आपने सबसे देखना है सबसे पहले कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई है या नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक जज की जब आप लगाते हैं, 2-3 चीजें मैं लीगल अर्ज कर दूं। सबसे पहले उनको आपका जुडिशल कमीशन जो है उनके एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता है, उसके बाद आप उनको लगाते हैं। लगाने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी उनको पास करने के बाद अपॉइंटमेंट हो जाती है, नोटिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि दे आर क्वाइट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट सुपीरियर जुडिशरी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक बात रह जाती है कि एक बंदा अगर उस पे करप्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, वो अपने रिश्तेदारों के केस सुने, वो करप्ट आदमी हो, उसको पकड़ के निकाल दें। वो हम पूरी बार काउंसिल, पूरी बार एसोसिएशन उसके साथ है। लेकिन ये बात अब आप एरर ऑफ जजमेंट के हवाले से आप रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं और हाई कोर्ट के फैसले जो हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। लीव ग्रांट होती है, उसमें सजाए मौत वाला कभी बरी हो जाता है, लाइफ वाला जो है उसको बरी हो जाता है, कोई डेथ की लाइफ हो जाती है। तो मीनिंग देयर बाई अगर जजमेंट अल्टर होती है तो वो मिसकंडक्ट में नहीं फॉल करता। इसलिए आपको ये सारी चीजें जो है ना वो अकॉर्डिंगली, एक जज मुझे रिलीफ नहीं देता तो वो मैं कहूँ जी इसको बाहर निकाल दो, एक दूसरे को नहीं देता वो कहे जी ये मुझे पसंद नहीं है। ये बातें सारी चीजें जो हैं ये जजेस अपॉइंट करते हुए आप जब नहीं देखते, अपनी पसंद नापसंद के जज लगाते हैं तो मेरिट कंप्रोमाइज होता है। इस वजह से ये सारी चीजें क्रॉप अप होती हैं। और मैं इसलिए ये अर्ज करता हूं कि आपको जो भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जिस पे ये एलिगेशन है उसको अभी फिलफौर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्लेस करें और उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन ये हम कहीं नहीं ऐसे एहसन बून साहब, माजरत के साथ अगर आप बुरा ना मनाएं और तमाम वकला बुरा ना मनाएं और तमाम जज साहिबान से मैं बड़े एहतराम के साथ एक बात करूं कि हम तो इस बात पे नहीं एग्री कर सके अभी तक कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो ले सकता है कि नहीं, हाई कोर्ट ले सकता है। यानी जब हम कानून को देखते हैं, क्योंकि वो तो एपलेट कोर्ट है, उसके ऊपर तो कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जजमेंट नहीं आई क्लियर करने के लिए। मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूं, जो सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन है ना जी, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर सुप्रीम कोर्ट तो एपलेट कोर्ट है सर, हाई कोर्ट जो है वो अपना ट्रायल कोर्ट है, बेसिकली ट्रायल तो नहीं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है ना कि आइन का, अब बात ये है कि हम बहसियत एक कानून के तालिब इल्म होते हुए हम ये समझते हैं जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम ये कहते हैं कि अगर आप ये सुओ मोटो कोई जुरिस्डिक्शन एस्यूम करते हैं तो राइट ऑफ अपील जरूर दें, क्योंकि लास्ट कोर्ट है जिसमें आप पार्टीज की फेट को फील कर देते हैं। अगर आप यकदम एक सुओ मोटो लेके एक फैसला कर दे फॉर ऑल टाइम टू कम, किसी पार्टी को आप ग्रेवयार्ड में जाकर छोड़ आते हैं तो उसके पास तो कोई बचत का रास्ता ही नहीं। इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू हसन भाई।
मेरे पास असल में वक्त की किल्लत है। अली जफर साहब, ऑन नोट में ये बताऊं कि आप माशाल्लाह इतनी मेजॉरिटी के साथ जीते हैं, आपको पता है इसमें ख्वाजा साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी मेजॉरिटी में, आप रियलाइज करते हैं ना इस बात को? आपको ख्वाजा साहब बहुत याद आ रहे हैं। मैं तो अभी तक आज भी सुप्रीम कोर्ट में मैं खड़ा हुआ था तो मैं तो याद करूंगा, लेकिन यह है कि once again congratulations and for being the president of the bar, and that's a very serious and a heavy responsibility on your shoulders. अल्लाह करे कि जितने भी ओहदेदार हैं आप लोग एहसन तरीके से अपने अपने काम कर सकें। पाकिस्तान में कई चीज़ें हैं आइन और कानून के तहत जिनमें तजाद है और वाज़ेह तजाद आ रहा होता है, बल्कि कई लोग कहते हैं कि लॉ एंड जस्टिस आर डिस्टेंट कजन्स हु आर नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स, यानी ये भी देखा गया। लेकिन अब ये एम्बिग्विटीज दूर होनी चाहिए और आइन की ऐसी शिकें कि जो शायद एम्बिग्विटी क्रिएट करती हों उनकी क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। मे बी द लॉ मेकर्स डू नीड टू सेट बैक एंड रिव्यू ऑल सच आर्टिकल्स। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।